तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार एग्ज़ाम मंत्रा में आपके लिए एक फिर से सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ, जो मैंने पिछले क्लास मैंने कराया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ये ग्लोब पे पृथ्वी के 23 डिग्री झुके होने के कारण साढ़े 23 डिग्री झुके होने के कारण और इसके दो गति, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति, ये दोनों के कारण और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण जो सूर्य का प्रकाश जो है वो 21 जून को कहाँ पहुँचती है, कर्क रेखा पे। फिर हम धीरे धीरे और नीचे शिफ्ट करते हैं। 21 जून के बाद 23 सितंबर को कहाँ पे आती है, ये विषुवत रेखा पे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे और शिफ्टिंग होती है और ठंड का मौसम आता है और दिसंबर के महीने में सूर्य कहाँ आ जाते हैं, मकर रेखा पे। जो मकर रेखा पे इसके आने का समय क्या होता है, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। और फिर ये धीरे धीरे ऊपर उत्तरायण, मतलब कि सूर्य का दक्षिणायन होना और सूर्य का उत्तरायण होना। ठीक है, तो फिर जब सूर्य दक्षिणायन, जब 22 दिसंबर को ये सूर्य दक्षिणायन होकर मकर रेखा पा जाती है, फिर वो धीरे धीरे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च के महीने में वो मार्च उत्तरायण होना शुरू हो जाती है और मार्च में ये पहुँचती है कहाँ पे, फिर विषुवत रेखा पे, जिसका समय होता है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च। इन सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि सूर्य सबसे ज़्यादा बार कहाँ चमक रहा है, विषुवत रेखा पे। सूर्य जो है सबसे ज़्यादा बार विषुवत रेखा पे चमक रहा है और एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पे, जिसके कारण यह मालूम पड़ता है कि सूर्य जहाँ पे ज़्यादा बार चमकता है, तापमान वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य ज़्यादा चमकेगा तो तापमान ज़्यादा होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि सबसे अधिक तापमान कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे या मकर रेखा पे। तो हमें पता है कि सूर्य विषुवत रेखा पे 2 बार चमक रही है, तो सबसे अधिक तापमान कहाँ होगा, सबसे अधिक तापमान कहाँ होगा, विषुवत रेखा पे। ठीक है, दिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ की तरफ आएंगे, तापमान घटता चला जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या जानेंगे, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ रहा है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या है, तापमान क्या हो रहा है, टेम्परेचर, तापमान घट रहा है। ठीक है, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ेगा तापमान घटता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक यहाँ रिलेशन क्रिएट क्या हुआ, अक्षांश जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अक्षांश क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, मतलब अक्षांश का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब देखिए सेकेंड हम लोग ये यहाँ पे क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं साफ करता हूँ। ठीक है, इतना हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, कल के वीडियो में देखा था। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे विषुवत रेखा है 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे क्या है, मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। अब मैंने कल वीडियो में बताया था कि जो कर्क रेखा है वो क्या है, वो भारत के बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरता है और कर्क रेखा का पोजीशन यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होगा, भारत का पोजीशन यहाँ पे होगा। अब भारत का पोजीशन यहाँ पे होगा तो हम भारत का अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं। तो 0 डिग्री यहाँ पे है और 23.5 डिग्री यहाँ पे है, तो ऐसा कोई अक्षांश जो लाइन होगा वो यहाँ से गुजरा होगा एक। ठीक है, और कोई ऐसा अक्षांश भी होगा जो यहाँ से गुजरा होगा। तो ये क्या हो गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार। एक लाइन यहाँ से गुजरा होगा अक्षांश रेखा और एक लाइन यहाँ से गुजरा होगा अक्षांश रेखा। ठीक है, तो कितने डिग्री, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक ये यहाँ से जो लाइन खींच रही है, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो मुख्य भूमि पर नहीं है उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, पर मुख्य भूमि पर हम लोग कन्याकुमारी को जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर कहाँ तक होगा, ऊपर होगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 8 डिग्री
4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ से? यहाँ से यहाँ। अच्छा ये आप लोग बताइए, ये नॉर्थ में है कि साउथ में? हमने बताया था कि ये जो विषुवत रेखा है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो एग्जैक्ट पोजीशन जो होगा वो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के बीचों बीच गुजर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, कब कितने बार भी आया है कि भारत जो अक्षांश रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो हम देखेंगे कौन कौन सा राज्य है। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें या पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें। कभी कभी होता है कि एक क्रम पूछ देता है कि पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है या पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है। ठीक है, तो कितने राज्यों से गुजरता है, तो कर्क रेखा, तो यहाँ पे क्या हो गया? गुजरात। ठीक है, दिन थोड़ा सा राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान। दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो गया? ये आप लोग का क्या हो गया? ये हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, दिन हम लोग फिर थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? छोटा सा राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। फिर हम लोग हल्का सा आगे जाएंगे तो क्या होगा? झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद आगे क्या है यहाँ पे? झारखंड। ठीक है, झारखंड। फिर यहाँ पे आ गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पे कौन सा राज्य है? जो त्रिपुरा। त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। और एक राज्य और बच गया जो लास्ट में है, कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। मिजोरम। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये हो गया। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। हाँ, इसमें 1 2 प्रश्न और बनते हैं। प्रश्न है कि कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? कर्क रेखा सबसे अधिक लंबा किस राज्य में है? तो हम देखते हैं कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, MP में। अब सबसे कम पूछे तो राजस्थान में होगा, थोड़ा सा राजस्थान को कट कर दिए। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन आ गया कि भारत की कौन सी ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, कौन सी ऐसी राजधानी है, राजधानी जो कर्क रेखा पे स्थित है? कौन सा हो गया? रांची। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कहाँ पे है? कर्क रेखा पे स्थित है। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, फिर कौन से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा पे सबसे अधिक किस राज्य से, किस राज्य में सबसे अधिक कर्क रेखा सबसे अधिक लंबा है, और कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सा है। ठीक है, यहाँ हमें इतना बात पता चल गया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने देखा कि अक्षांश का मान, जैसे जैसे अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा तापमान घटता जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसे आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो पता चल गया। अब जैसे जैसे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ते जाएंगे तापमान घटता हुआ चला जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पे चमकती है, इसलिए सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पे होगा। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे या विषुवत रेखा से नीचे आएंगे तापमान घटता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब अक्षांश जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अब देखिए, तो ये बताइए आप लोग, देखिए अब हम इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ जल गर्म होकर क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। ठीक है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ जल गर्म होकर वाष्प बनेगा। ठीक है, जहाँ पे जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा? वर्षा ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ जल गर्म होकर वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ वर्षा ज़्यादा होगा, और जहाँ वर्षा ज़्यादा होगा वहाँ खेती कितना होगा? ज़्यादा होगा, और जहाँ खेती ज़्यादा होगा वहाँ कच्चा माल
ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ कच्चा माल ज़्यादा निकलेगा उद्योग वहीं लगेंगे, ठीक है, उद्योग वहीं ज़्यादा लगेगा। जहाँ उद्योग ज़्यादा लगेगा मजदूर ज़्यादा मात्रा में यहाँ से माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बताइए कि ये भारत का 8 डिग्री सबसे नीचे में है और 0 डिग्री यही तो होगा नीचे, इसके नीचे, ठीक है। तो 1 2 3 4 धीरे धीरे यही 8 डिग्री। तो यहाँ 37 डिग्री है जो अक्षांश, जो कहाँ से गुजर रही है, जम्मू एंड कश्मीर से। ये 8 डिग्री 4 मिनट है जो कहाँ से गुजर रही है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। यहाँ पे क्या है, केरला है, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे केरला है। तो आप लोग बताइए कि अगर अक्षांश का मान बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, तो अक्षांश का मान सबसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, तो सबसे कम यहाँ पे है। जहाँ पे अक्षांश का मान कम होगा वहाँ तापमान ज़्यादा होगा। इसी कारण साउथ में, दक्षिण भारत में तापमान ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर में तापमान कम होते हैं, ठंड ज़्यादा पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांश पे है। जो राज्य उच्च अक्षांश पे होते हैं वहाँ मौसम ठंडा होता है, और जो निम्न अक्षांश पे होते हैं वहाँ क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है। अब तापमान ज़्यादा जहाँ होगा वर्षा भी वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए भारत में जो मानसून है जम्मू कश्मीर में ना आकर केरला में क्यों आती है। अब आप लोगों को पता चल गया क्यों, क्योंकि तापमान ज़्यादा है। केरला के लोग काले, साउथ दक्षिण भारत के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर तापमान कम है। तापमान कम क्यों है, क्योंकि उच्च अक्षांश पे है और ये निम्न अक्षांश पे है। मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा तापमान घटता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब मैंने क्या बताया था, जहाँ तापमान ज़्यादा है साउथ में तापमान ज़्यादा है, वर्षा भी साउथ में ज़्यादा होता है। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है वहाँ खेती ज़्यादा होगा, तो खेती भी ज़्यादा होता है। तो कच्चा माल और उद्योग, इसीलिए दक्षिण भारत में जितने भी इंडस्ट्री है दक्षिण भारत में है, और जितने भी उत्तर बिहार के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार उत्तर प्रदेश क्यों माइग्रेशन करते हैं दक्षिण में, क्यों जाते हैं लेबर मजदूरी करने, क्यों, क्योंकि कारण क्या है, कारण यहाँ पे ज्योग्राफिकल कारण है इनके माइग्रेशन होने का। अभी देखिए कोरोना वायरस के कारण सबको बाहर से, केरला से, तमिलनाडु से, सब जगह से लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है दक्षिण में, वर्षा ज़्यादा है तो खेती ज़्यादा है, खेती ज़्यादा है तो कच्चा माल ज़्यादा है। जहाँ कच्चा माल ज़्यादा रहेगा वहीं उद्योग लगेगा, उद्योग वहाँ पे, इसलिए मजदूर यहाँ पे प्लान करते हैं। तो कारण क्या है, एक ज्योग्राफिकल कारण है, उनका ज्योग्राफिकल पोजीशन अच्छा है जिसके कारण वहाँ पे सब कुछ, बारिश है, खेती है, इंडस्ट्री है, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार समझ गए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या क्या है, ठीक है। यहाँ तक जहाँ नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट में जाके बताइए कहाँ नहीं समझ में आया। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, अब आपका हम भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश के बारे में जान लेंगे, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे अक्षांश और देशांतर को और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो मैं भारत का ग्लोब पे, भारत इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो भारत का ग्लोब पे एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा हूँ कि अक्षांशीय स्थिति में कैसा, कहाँ पे है, और देशांतरीय स्थिति में कहाँ पे है एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैं शॉर्ट टर्म में बताता चल रहा हूँ, इसके डिटेल से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देशांतर की बात करते हैं। सबसे पहले देशांतर होता क्या है, ठीक है। देशांतर होता क्या है, तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल ये था और साउथ पोल ये था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, तो देशांतर कहते हैं, तो एक्चुअली देशांतर से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, देशांतर से हम ज्ञात क्या करते हैं, तो इससे मेनली हम लोग तापमान ज्ञात करते हैं, तापमान, ठीक है। तापमान, समय ज्ञात करते हैं, ठीक है। देशांतर से हम किसी भी देश का समय ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब समय ज्ञात कैसे करते हैं ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ सभी अक्षांशी हैं, पर किसी विशेष गुण के कारण, किसी विशेष प्रॉपर्टी होने के कारण उनका नाम अलग हो गया है, ठीक है। इसी तरह देशांतर में भी ऐसा ही है। कुछ देशांतर रेखा ऐसे हैं जिनमें कुछ विशेष गुण होता है, जिसके कारण, उस गुण के कारण सभी तो देशांतर है, पर उनका नाम कुछ और रख दिया गया है, ठीक है। उसी तरह हम लोग 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा या इंग्लिश में इसे प्राइम मेरिडियन
लाइन बोलते हैं, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का टाइम जोन होता है, टाइम जोन, ठीक है, समय बताता है। मतलब कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो गुजरती कहाँ से है, यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है। लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है, उस ग्रीनविच से ये प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन जिसका मान क्या है 0 डिग्री देशांतर। प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब समय ज्ञात कैसे करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बोलचाल में सुना होगा कि यहाँ पे भारत में दिन है तो अमेरिका में बोलते हैं रात है, ठीक है। तो भाई रात कैसे हमें पता चला कि वहाँ रात है? हाँ, तो हम देशांतर से ही पता चलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भारत में अभी घड़ी में 5 बज रहा है, तो 5 कैसे बज रहा है भाई, पता कैसे किए कि हम घड़ी का सुई 5 पे लाएं? तो इसका पता हम देशांतर लाइन से करते हैं। कैसे करते हैं? तो शुरू में जब ग्लोब बना हुआ उस पर कुछ इमेजिनरी लाइन बनाए होंगे लोग, ज्योग्राफर लोग, ठीक है। तो एक लाइन गुजरा होगा जो ग्रीनविच से गुजरा होगा। अब यहीं से हम किसी देश का समय ज्ञात करते थे पहले। जैसे भारत में 5 बज रहा होगा तो हम आप लोगों को आगे बताएंगे कि भारत का समय जो है वो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। भारत का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसका मतलब हम जब घड़ी का अपना सुई मिला रहे होंगे तो बार बार पता कर रहे हो कि लंदन में क्या बज रहा है, वहाँ 12 बज रहा है तो मेरे यहाँ 5.5 बज रहा है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। पर ऐसा संभव था नहीं लॉन्ग टर्म तक। क्यों? क्योंकि जब बार बार घड़ी कुछ हो मिलाना हो तो पहले अरे यार कि कहाँ से कितना टाइम मिला जाए, लंदन में ग्रीनविच से पता किया हाँ भाई वहाँ टाइम कितना हो रहा है, फिर घड़ी का टाइम मिला है। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। तो जिसके कारण हर देश का अपना अपना टाइम जोन बनाना पड़ा। हाँ कि भाई क्योंकि एक अब मैं बताता हूँ, आगे धीरे धीरे बताएंगे कैसे कैसे टाइम जोन बना, कैसे कैसे हम देश का अलग अलग घड़ी, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा कि ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है और ये क्या है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो गुजरात के समय में अरुणाचल के समय में भी अंतर होने लगा था। क्यों? क्योंकि देशांतर के कारण, ठीक है। तो बाद में हम लोगों ने अपना एक टाइम जोन बनाया। फिर सभी देशों में जो ज़्यादा देशांतर में विभाजित थे उन्होंने अपना एक टाइम जोन बनाया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि टोटल देशांतर कितने हैं, तो 360 है। टोटल देशांतर 360 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या पता करते हैं, तो ये तो लंदन का ग्रीनविच हो गया, प्रधान मध्याह्न रेखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब हम पूर्व की तरफ चलते थे तो क्या होता था, प्लस होता है, मान क्या होता है, बढ़ता है। और एक्स एक्सिस से जब हम पश्चिम की तरफ करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। ये तो जनरल बात है, आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा, ठीक है। जब एक्स एक्सिस से पूर्व की तरफ चलते हैं तो प्लस होता है और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो माइनस होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो ग्रीनविच है, लंदन के जो ग्रीनविच है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, उसके पूर्व की तरफ जो देश है उसका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा और प्रधान मध्याह्न रेखा के जो पश्चिम में देश है उसका समय ग्रीनविच के समय से पीछे होगा, ठीक है। तो हमें पता है, चूँकि हमें पता है कि भारत का जो समय है, भारत का समय ग्रीनविच के समय से, ठीक है, ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, आगे है। क्योंकि हमें पता भी है कि लंदन क्या है, लंदन यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट का देश है। और भारत क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट का देश है। तो यूरोप यहाँ पे होगा, तो एशिया किधर है, इधर है, और भारत इधर है। तो भारत का मैप पे लोकेशन भी पूर्व की तरफ है, ठीक है। और भारत का समय भी लंदन के ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो भारत किधर होगा, पूर्व में होगा कि पश्चिम में होगा? आप लोगों को मैंने बताया कि इधर होते हैं तो समय बढ़ता है, इधर समय घटता है। तो भारत का लोकेशन एग्जैक्ट क्या होगा, इधर प्लस है, इधर माइनस है। तो किधर होगा, पूर्व की पश्चिम, पूर्व में, ठीक है। तो अक्षांश से तो हमें पता चलेगा कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर से हमें पता चला कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। देशांतर रेखा पूरे ग्लोब को पूर्वी
और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है। इसका मतलब अक्षांश ने हमें पता किया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर ने हमें पता किया कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है। इसका मतलब भारत का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, भारत का एग्जैक्ट लोकेशन ग्लोब पे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब देखिए अब क्या होता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक देशांतर लाइन यहाँ से गुजरा हुआ, तो बहुत सारा देशांतर लाइन कोई यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से भी गुजरा होगा, यहाँ से भी गुजरा होगा, ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होंगे जो यहाँ बगल से गुजरे होंगे। तो यहाँ ये क्या है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा था। तो एक देशांतर लाइन, तो भारत का पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो एक देशांतर लाइन यहाँ से गुजरा होगा, मतलब एक देशांतर लाइन जो है, एक देशांतर लाइन यहाँ से भी गुजरा होगा। ठीक है, गुजरात से, और एक देशांतर लाइन यहाँ से गुजरा होगा अरुणाचल से। ठीक है, तो ये भारत का क्या हुआ, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, हम भारत का अक्षांशीय विस्तार तो जान लिए क्योंकि एक यहाँ से भी गुजरा होगा और एक यहाँ से भी गुजरा होगा। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, सॉरी, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, और हम भारत को देख लिए एक्जैक्टली जो देशांतर के अनुसार भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। तो क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, पूर्व की तरफ। इतना आपको पता चल गया, भारत का देशांतरीय विस्तार इतना है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं। ठीक है, टोटल देशांतर बताए थे, देशांतर टोटल कितना है 360। ठीक है, और देशांतर से हम किसी भी देश का तापमान ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं, ये पता चल गया। तो टोटल देशांतर 360 है। ठीक है, तो अगर हम 360 देशांतर चलते हैं तो किसी भी देश के समय में कितना घंटे का, मैक्सिमम कितने घंटे का अंतर हो सकता है, 24 घंटे का। अगर हम 360 देशांतर चलते हैं तो मैक्सिमम किसी दो देशों के बीच कितना अंतर हो सकता है समय के बीच में, 24 घंटा, उससे ज़्यादा कुछ तो घड़ी भी नहीं होता है। ठीक है, तो 24 घंटा बराबर कितना मिनट, 1440 मिनट। ठीक है, 24 घंटे बराबर कितना मिनट, 1440 मिनट। ठीक है, जब हम लोग 360 देशांतर, टोटल देशांतर 180 इधर 180 इधर, 360 देशांतर चलते हैं तो दो देशों के बीच मैक्सिमम अंतर, समय का अंतर 24 घंटा हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा क्योंकि घड़ी में तो ज़्यादा टाइम ही नहीं बचता है। ठीक है, इतना मिनट। तो 1 डिग्री अगर देशांतर चलेंगे चूँकि, ठीक है, तो कितना हो सकता है, तो 1440 बटा 360। ठीक है, ये कट गया, मतलब 4 मिनट। ठीक है, मतलब हम 1 डिग्री अगर देशांतर चलते हैं तो कितना समय आगे बढ़ता है, 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पर इतना हमें पता चल गया। 1 डिग्री चलने पे, इसे 0 डिग्री है, 0 से 1 इधर चलेंगे तो 4 मिनट आगे जाएगा, 0 से 1 इधर चलेंगे तो 4 मिनट पीछे जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो हम क्या बोले कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ये आप लोग को एग्जैक्ट पता चल गया कि 1 डिग्री देशांतर चलने पर, 1 डिग्री देशांतर चलने पे, ठीक है, समय 4 मिनट का होता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 0 डिग्री है, 0 से 68 7 चलेंगे, फिर 0 से 97 25 चलेंगे, तो क्या होगा कि दोनों के समय, गुजरात के समय में कुछ और होगा और अरुणाचल का समय कुछ और होगा, है कि नहीं। देख लेते हैं हम, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 68.68 डिग्री 7 मिनट में कितना होगा, इतना गुने 4 बराबर कितना हो गया, कैलकुलेट कीजिए इसको, बराबर हो गया 274 इंटू 8 मिनट। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से हम चलते हैं कहाँ पे, 97 25। ठीक है, 0 से 97 25, तो 0 से 68 7 चले तो इतना मिनट समय लगा। अब यहाँ से यहाँ चले तो कितना लगा, देख लीजिए कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट इंटू 4,
बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 389 मिनट। ठीक है, ठीक है, 389 मिनट। तो 389 मिनट यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, और यहाँ से आने में समय कितना लगा, 274.8 मिनट। ठीक है, अप्रॉक्स। अब दोनों के समय को घटाएं, देखेंगे कि यहाँ के समय में कितने अंतर है, तो लगभग कितना होगा, 115 अप्रॉक्स इतना होगा मिनट। ठीक है, अब हम लोग इसको 60 से भाग देंगे तो लिखेगा लगभग 1.91 लगभग 1.59 निकले आएगा इतना मिनट, लगभग अप्रॉक्स 2 आवर 2 घंटा। ठीक है, अप्रॉक्स 2 घंटे का समय निकलेगा कि गुजरात के समय और अरुणाचल के समय में 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्या संभव हो सकता है कि जब अरुणाचल में 7 बज रहा हो तो गुजरात में कितना बजेगा, 5 बजेगा? ऐसा संभव हो सकता है जब अरुणाचल के लोग सुबह सूत के उठ जाएं तो गुजरात के लोग सोया ही रहे? ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। ये हम कैसे पता किए, तो देखेंगे कि 68-7 और 97-25, तो यहाँ से बहुत सारा अक्षांश यहाँ से गुजरा होगा, सॉरी देशांतर गुजरा होगा, बहुत सारे देशांतर गुजरे होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देशांतर गुजरा होगा। ये कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक समय गुजरात के समय और अरुणाचल के समय में अंतर देखने के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि 68-7 और 97-25, तो टोटल कितना देशांतर भारत से गुजरा हुआ है, टोटल बीच इसके बीच में टोटल कितना देशांतर है। तो 97-25 और 68-7 एग्जैक्ट इसको अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल 30 देशांतर, टोटल 30 देशांतर भारत से बीचों बीच गुजरा हुआ है। ठीक है, अब एक डिग्री देशांतर चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 चलने में कितना मिनट का समय लगेगा, तो 30 × 4 बराबर 120 मिनट। ठीक है, मतलब 2 घंटा। इसका मतलब गुजरात के समय और अरुणाचल के समय में, सर थोड़ा वो कीजिएगा, गर्मी लग रहा है, या तो वो खोल दीजिए, आप फैन चला दे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार 68-7 से 97-25। ठीक है, तो टोटल इसके बीच में कितना देशांतर है, तो टोटल 30 देशांतर गुजरा हुआ है। ठीक है, 68 के बाद 69, 70, 71 ऐसे करते करते देखिए 97। अब 1 डिग्री देशांतर चलते हैं तो टाइम कितना है, 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर चलने में 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर गुजरात में 5 बज रहा है सुबह का, तो अरुणाचल में कितना होगा, 7 बजेगा सुबह का। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ऐसा संभव है, हो सकता है क्या कि एक ही देश में 2 घड़ी हो, जब गुजरात के लोग सोया हो तो अरुणाचल के लोग उठ के ब्रश कर रहे हो, जब गुजरात के लोग कुछ सो के उठ रहे हो तो यहाँ के लोग काम कर रहे हो। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, संभव था भी नहीं। तो सभी देशों ने यह बात किया कि क्यों ना हम अपना अपना टाइम जोन बना लें, हम लंदन के गिनविच के समय से ना चलें, हम अपना अपना टाइम जोन बना लें। ठीक है, तो बोला ठीक है, क्योंकि तब हम अपना घड़ी को लेके एक जगह पे, हम अपने घड़ी को लेके कहाँ पे लाके मिला लें, ताकि गुजरात के समय और जहाँ यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 बज रहा हो, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10 बज रहा हो, ऐसा समय में अंतर ना हो। तो एक जगह लोगों की लोकेशन होना चाहिए जहाँ पे आके हम यहाँ पे घड़ी को मिला ले कि हाँ कि पूरे देश का समय एक ही होगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना एक टाइम जोन बनाएंगे। ठीक है, जहाँ से हम लोग का पूरे देश का घड़ी एक ही समय बताए, हम लंदन के समय से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इतना समय जब आ गया तब पता चला कि वो टाइम जोन कैसे बनेगा। ठीक है, टाइम जोन कहाँ से गुजरेगा, तो हम लोगों ने एक बात किया कि क्यों ना टाइम जोन जो बीच से रेखा गुजरेगा वही हमारा टाइम जोन होगा। तो बीच से रेखा गुजरेगा तो बीच से कैसे बीच का निकालेंगे, तो हम लोगों ने क्या किया कि ग्रीनविच से जो भारत का देशांतरीय विस्तार है 0 से 68 और 0 से 97, तो इन दोनों को जोड़ दिया 68 और 97। ठीक है, और इसको 2 से भाग दे दिया ताकि बीच का लाइन निकल जाए कि बीच का जगह कौन सा है। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, 8, 7, 15, 5, 1, 16। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है,
अब हम लोग इसको डिवाइड किए, मतलब कि आधा कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं, और जहाँ पे भी वो लाइन आएगा जो देशांतर का मान आएगा वहाँ हम ड्रॉ कर देंगे, और वही हमारा टाइम जोन होगा। मतलब कि वहीं से हम अपने आके घड़ी को सेट करेंगे, और दोनों जगह का अरुणाचल का समय और गुजरात का समय एक ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, दोनों को भाग दे दिए, तो 2 ये 82.5 डिग्री हमें आया। ठीक है, तो 82.5 डिग्री हम लोग निकाले कि बीच का जो देशांतर होगा वो 82.5 डिग्री पर खींचा जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक टाइम जोन बनाने के लिए एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ से, 82.5 डिग्री से। ठीक है, 82.5 डिग्री से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया जो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन हुआ। ठीक है, जो भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन हुआ। अब पूछेगा कि भारत का प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है। अब हमें लंदन के ग्रीनविच से कोई मतलब नहीं है, अब हम अपने प्रधान मध्याह्न रेखा से ही हम आके यहाँ घड़ी को सेट कर लेंगे, ताकि हमारा अरुणाचल का समय और गुजरात के समय में अंतर ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि अरुणाचल के समय गुजरात में कितने घंटे का अंतर था, तो 2 घंटे का अंतर था। क्योंकि ये अरुणाचल पूर्व में है, भारत के पूर्व में स्थित है, और सूर्योदय पूर्व में होता है, तो पूर्व का समय ही आगे होगा ना, पश्चिम का समय तो आगे होगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्यों, हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में देखिए तो जापान कहाँ पे है, सबसे पूर्व में स्थित देश कौन सा है, जापान है। इसलिए जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं। ठीक है, जापान को सूर्योदय का देश बोलते हैं। अब पता चल गया कि हमारा टाइम जोन 82.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा टाइम जोन 82.5 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइम जोन जो है वो लंदन के ग्रीनविच से कितने घंटा का है। मैंने बताया 5.5 घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है, तो हम लोग इसको पता करेंगे कैसे कैसे आ गया। ठीक है, तो 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, तो 82.5 डिग्री चलेंगे तो कितना समय लगेगा, तो कितना क्या हो गया, 4/82 को क्या होगा, इसको कर दीजिए 82.5। ठीक है, बराबर कितना हो गया, तो इसको 4/60 कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, 162/165/2। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, 2 से 2 दूनी 4, 30 से ये कट गया। ठीक है, 30 से ये कट गया, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ 30 से ये कट गया। अब हम लोग इसको कर देंगे इसको कट कर देंगे कैसे, 5 6 30 और 5 से 5 3 15, 5 3 15। ठीक है, तो अब कर दीजिए डिवाइड। ठीक है, 2 से 2 3 6, 11 3 33, क्या होगा 5.5 घंटा, बराबर मतलब 11/2 बराबर 5.5। ठीक है, पता चल गया। 1 डिग्री चले हम लोग, तो 4 ये पहले ही कैलकुलेशन हम लोग कर लिए थे। 1 डिग्री में चलते हैं तो 4 मिनट आगे होता है, तो 82.5 डिग्री जब भारत का प्रधानमंत्री देखा तो कितने डिग्री आगे है, तो 82.5, तो 4/82, फिर 4 को 4/60, इसको हम लोग घंटे में बदल लिए, फिर इसको तो इसे ब्रेक करके 165/2 बराबर कैलकुलेट करके मतलब 5.5 घंटा। ठीक है, मतलब भारत का समय जो लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और गुजरात के समय और अरुणाचल के समय में अब कोई अंतर नहीं रह गया। अब हम अपने घड़ी को यहाँ आकर मिला लेंगे, हमारा दोनों घड़ी लगभग एक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्लियर यहाँ क्या पता चला कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। ठीक है, भारत का समय लंदन के समय से कितने घंटा आगे है, गुजरात के समय अरुणाचल के समय से कितने घंटे पीछे है, कितने घंटे आगे है। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे पता चल गया, और भारत का एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल गया कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले क्लास 2nd चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट वीडियो 2nd चैप्टर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।